हाय एवरीवन। सभी छात्रों को स्टडी आईएएस विथ आर के यादव में स्वागत है। जैसा कि मैं आज यूपीएससी आईएएस मेंस 2017 जीएस पेपर 2 से क्वेश्चन ले रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अगर आपने इन सभी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को तैयार कर लिया तो हमें दावा कर सकते हैं कि आप बेहतर तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आपको कहीं से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी, बशर्ते सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना होगा। चलिए अब हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। वर्तमान समय में मैं डेली 5 क्वेश्चन आंसर राइटिंग के रूप में कराता हूं, इसलिए आज हमारा पार्ट 4 है। वर्तमान समय में स्वयं सहायता समूहों का उद्भव राज्य के विकासात्मक गतिविधियों से धीरे परंतु निरंतर पीछे हटने का संकेत है। विकासात्मक गतिविधियों में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का एवं भारत सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए उपायों का परीक्षण कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे, उसके बाद मुख्य भाग मेन बॉडी पार्ट, लास्ट में हम निष्कर्ष कंक्लूजन लिखेंगे। चलिए हम सबसे पहले भूमिका पर चलते हैं। स्वयं सहायता समूह 10, 20, 50 सदस्यों का स्वैच्छिक समूह होता है जो बचत, ऋण और सामुदायिक सहयोग के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। ये राज्य के प्रयासों के पूरक हैं, विकल्प नहीं है। ठीक, ये आपका हो गया मुख्य भूमिका के रूप में। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं, क्योंकि हमें प्रश्न के अकॉर्डिंग हम उत्तर देने का प्रयास करना है। ठीक, अब हम विकासात्मक गतिविधियों में एसएचजी की भूमिका देखेंगे स्वयं सहायता समूह की। सबसे पहले है वित्तीय समावेशन और सस्ती ऋण सुविधा। पहला पॉइंट हो गया महिलाओं का आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण हुआ, गरीबी उन्मूलन एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना। स्थानीय स्तर पर सामुदायिक भागीदारी और सामाजिक पूंजी का निर्माण करना। अब हम भारत सरकार के प्रमुख उपाय देखेंगे, क्या क्या उपाय है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, बैंक लीकेज कार्यक्रम, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, कौशल विकास, डिजिटल वित्त एवं विपणन सहायता, लखपति दीदी जैसी पहल से आय वृद्धि को प्रोत्साहन देना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। स्वयं सहायता समूह राज्य की भूमिका को कम नहीं करते, बल्कि सरकार और समाज के बीच सेतु बनकर समावेशी एवं सतत विकास को गति देते हैं। इनके सशक्तिकरण से आत्मनिर्भर भारत और सतत विकास लक्ष्यों एसडीजीएस की प्राप्ति को बल मिलेगा। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है भारत में निर्धनता न्यूनीकरण कार्यक्रम तब तक केवल दर्शनीय वस्तु बने रहेंगे जब तक कि उन्हें राजनीतिक इच्छा शक्ति का सहारा नहीं मिलता है। भारत में प्रमुख निर्धनता न्यूनीकरण कार्यक्रमों के निष्पादन के संदर्भ में चर्चा कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका को लिखेंगे। निर्धनता केवल आय की कमी नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और अवसरों से वंचित होने की स्थिति है। भारत ने गरीबी कम करने हेतु अनेक योजनाएं चलाई हैं, किंतु इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए
मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति आवश्यक है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। प्रमुख निर्धनता न्यूनीकरण कार्यक्रम देखेंगे। मनरेगा ग्रामीण रोजगार एवं आय सुरक्षा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना, प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों को आवास, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, जन धन डीबीटी व उज्ज्वला योजना वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना। अब हम इसकी चुनौतियां देखें, क्या क्या चुनौतियां हैं। भ्रष्टाचार व रिसाव की समस्या, लाभार्थियों की गलत पहचान, राज्यों में कमजोर क्रियान्वयन, राजनीतिक इच्छा शक्ति एवं जवाबदेही का अभाव। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। निर्धनता उन्मूलन के लिए केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है। पारदर्शिता, सामाजिक अंकेक्षण, डिजिटल निगरानी, सहकारी संघवाद तथा दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के माध्यम से ही योजनाएं वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचेंगी और समावेशी एवं सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त होगा। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक तौर पर भारत में लोक सेवाएं तटस्थता और प्रभावशीलता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित की गई थी, जिनका वर्तमान संदर्भ में अभाव दिखाई देता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि लोक सेवाओं में कड़े सुधारों की आवश्यकता है? टिप्पणी कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। लोक सेवाएं शासन की रीढ़ हैं। संविधान ने इन्हें राजनीतिक तटस्थता, निष्पक्षता, दक्षता और जनहित के सिद्धांतों पर आधारित बनाया है। वर्तमान समय में इन मूल्यों पर कई चुनौतियां दिखाई देती हैं। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। लोक सेवाओं में सुधार की आवश्यकता देखें, क्या क्या आवश्यकता हमें है। राजनीतिक हस्तक्षेप से तटस्थता प्रभावित होती है। बार बार हस्तांतरण से कार्यकुशलता घटती है। जवाबदेही एवं पारदर्शिता का अभाव, तकनीकी व डिजिटल प्रशासन के अनुरूप कौशल की कमी, भ्रष्टाचार तथा निर्णय लेने में विलंब, नागरिक केंद्रीय सेवा वितरण में कमियां दिखाई देती हैं। अब हम इसके लिए क्या आवश्यक सुधार हैं करना, अब उसके बारे में हम देखेंगे। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग एआरसी की सिफारिशों का प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए। निश्चित कार्यकाल एवं सिविल सेवा बोर्ड को सशक्त करना, प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन और नियमित प्रशिक्षण, ई गवर्नेंस, पारदर्शिता तथा सामाजिक अंकेक्षण को बढ़ावा देना, नैतिकता, उत्तरदायित्व और नागरिक सहभागिता को मजबूत करना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। मैं इस मत से सहमत हूं कि लोक सेवाओं में कई लेकिन संतुलित सुधार आवश्यक है। इससे तटस्थ, प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित प्रशासन स्थापित होगा तथा सुशासन और विकसित भारत के लक्ष्य को गति मिलेगी। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न भारत की आर्थिक प्रगति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के ऊर्जा नीति सहयोग का विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका को लिखेंगे। ऊर्जा सुरक्षा किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि, औद्योगिकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार है। भारत अपनी तेल एवं गैस की लगभग 85% आवश्यकता आयात से पूरी करता है, जिसमें पश्चिम एशिया प्रमुख स्रोत है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं।
पश्चिम एशिया के साथ ऊर्जा सहयोग सबसे पहले हम देखेंगे। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत भारत के प्रमुख कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता हैं। कतर भारत को दीर्घकालिक एलएनजी प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराता है। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार तथा ऊर्जा अवसंरचना में संयुक्त निवेश। एडीएनओसी यूएई और अरामको सऊदी अरब जैसी कंपनियों का भारत में निवेश। I2U2 और IMEC जैसी पालों से ऊर्जा एवं हरित हाइड्रोजन सहयोग को बढ़ावा देना। सौर, पवन तथा ग्रीन हाइड्रोजन जैसे स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में साझेदारी। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। भारत को पश्चिम एशिया के साथ ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा तथा रणनीतिक भंडारण पर भी बल देना चाहिए। इससे ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था एवं समाज में भारतीय प्रवासियों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इस संदर्भ में दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय प्रवासियों की भूमिका का मूल्य निरूपण कीजिए। अब हम सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। दक्षिण पूर्व एशिया सिंगापुर, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि में भारतीय प्रवासियों की उपस्थिति सदियों पुरानी है। आज वह इन देशों के आर्थिक विकास, सामाजिक समरसता तथा भारत आसियान संबंधों को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। सबसे पहले हम आर्थिक भूमिका के बारे में देखेंगे। व्यापार, बैंकिंग, आईटी, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देना। उद्यमिता के माध्यम से निवेश एवं रोजगार का सृजन। भारत और आसियान के बीच व्यापारिक एवं निवेश संबंधों को बढ़ावा देना। अब हम सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूमिका देखेंगे। भारतीय संस्कृति, योग, आयुर्वेद, भारतीय भाषाओं एवं त्योहारों का प्रसार हमें देखने को मिलता है। स्थानीय समाज के साथ समन्वय एवं बहुसांस्कृतिक वातावरण को मजबूत करना। पर्यटन, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना। अब हम चुनौतियां देखें, क्या क्या चुनौतियां हैं। नागरिकता एवं श्रमिक अधिकारों से जुड़ी समस्याएं, सांस्कृतिक समायोजन तथा कुछ देशों में भेदभाव की चुनौतियां। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। भारतीय प्रवासी दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक प्रगति, सांस्कृतिक सेतु और रणनीतिक सहयोग के महत्वपूर्ण आधार हैं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और आसियान साझेदारी को और प्रभावी बनाने के लिए उनके हितों की सुरक्षा तथा सहभागिता को बढ़ावा देना आवश्यक है। थैंक यू।